गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल में आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फेरस मेटल एंड इट्स एलॉयज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो फेरस मेटल एंड एलॉयज, इसके अंदर में पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील आता है। तो डिस्कशन काफ़ी लंबा होगा। हम धीरे धीरे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये जो पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील, इससे आपको आपकी आईटीआई में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपकी ज़िंदगी भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी मेटल ट्रेड के हो और मतलब फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, एमएमबी ट्रेड के हो और आपको मेटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको नौकरी कौन देगा, ठीक है। तो ना, चलिए हम लोग जानकारी को शुरू करते हैं। तो ना, कोई भी मटेरियल कोई भी पार्ट्स जब बनता है, तो मान लो ये पेन है, तो ये पेन को बनाने के लिए इसको मटेरियल का तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। तो हम इसका ढक्कन कौन सा मटेरियल के बनाएंगे, ठीक है, इसका सीज कौन सा मटेरियल के बारे में बनाएंगे, ये रबर कौन सा मटेरियल के बनेगा, ये नीब पर कौन सा मटेरियल के बनेगा। तो इसका सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज़ क्या है, द लोडिंग कंडीशन, मतलब ये जो मटेरियल है इसके ऊपर में किस प्रकार की लोड लगेगा, ठीक है। डेड लोड लगेगा, शॉक लोड लगेगा या फ्लक्चुएटिंग लोड लगेगा। अभी बोलोगे सर ये चीज़ क्या होता है, डेड लोड क्या होता है, शॉक लोड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है। डेड लोड है जो लोड इसके ऊपर में लगा हुआ है, कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, दैट इज़ द डेड लोड। जैसे ये घर है, घर का जो चारों बीम है, बीम के ऊपर ये छत को ढलाई करके लगाया गया है, तो बीम के ऊपर में तो लोड है, कंटिन्यूअसली लोड है। ये बीम के ऊपर से लोड कभी हटता है क्या? नहीं हटता है ना। तो ये जो बीम के ऊपर लोड है, दिस इज कॉल्ड डेड लोड, ठीक है। शॉक लोड किसको बोलता है? जो झटके से लोड लगता है। कोई बाइक है, बाइक का जो शॉकर है, तो आप बाइक में पीछे में किसी को बैठा के जा रहे हो और एक गड्ढा आ गया, तो क्या होगा, उसकी तो शॉकर के ऊपर में शॉक लोड लगेगा। ये जो लोड लगता है दैट इज कॉल्ड शॉक लोड। और फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है, जो लोड एक बार कम ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। तो लोडिंग कंडीशन किस प्रकार का है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको मटेरियल कौन सा देना है, ठीक है। इसके बाद आता है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कोई भी मटेरियल का कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहाँ पे हम मटेरियल कौन सा देंगे। जैसे वो वेल्डेड होके बनेगा या कास्टेड होके बनेगा या मेसिनिंग करके बनेगा। तो जब कोई पार्ट को हम वेल्डिंग करेंगे तो उसके लिए अलग मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल होना चाहिए। अगर उसको हम कास्टिंग करेंगे तो उसमें अलग प्रकार की मटेरियल चाहिए। अगर हम लोग उसको मेसिनिंग करके बनाएंगे तो उसको अलग प्रकार की मटेरियल चाहिए, ठीक है। जैसे हम जब कोई चीज़ को कास्टिंग करना बोले तो क्या, हम उसको पिघला के एक ढांचे के अंदर में डाल के उसका शेप देंगे, दिस इज कॉल्ड कास्टिंग, ठीक है। तो कास्टिंग होने के लिए मटेरियल का फ्लूइडिटी अच्छा होना चाहिए, उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर कम होनी चाहिए। तो मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो फ्लूइडिटी नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसके अंदर माने जो आपने ढांचा बनाए हो, ढांचा के अंदर में वो घुसेगा नहीं, ठीक है। और जो जब कोई चीज़ को आप मेसिनिंग करके बनाना चाहते हो तो वो मटेरियल जो है मेसिनेबल होना चाहिए, उसको मेसिनिंग करने में आसानी होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट, ठीक है, जिसके ऊपर में मटेरियल की सिलेक्शन होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ जॉब। ठीक है, उसके पीछे में मनी कितना लगा। ठीक है, आपने अगर कोई टूल है, मान लो आपने टार्निंग करोगे, कोई टूल से तो टार्निंग करोगे ना, आपको 10 पीस तो 15 पीस की ऑर्डर आया है, तो क्या आप कार्बाइड टूल इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, उसका कॉस्ट ही तो बहुत ज़्यादा है, बट आपको 5 लाख पीस की ऑर्डर मिला है, तो तब आप वहाँ पे हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे आप कार्बाइड टिप टूल इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, तो ये मैंने इसको बोलते हैं उसकी कॉस्टिंग कितना मैंने आ रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके मटेरियल होता है। और एक जो सिलेक्शन पॉइंट है, दैट इज द एनवायरनमेंट कंडीशन। तो कौन सा एनवायरनमेंट में आपकी प्रोडक्ट काम करेगा। आपकी जो जहाज है, मान लो वो खारे पानी में चलेगा, और अब जहाज का बेस आपने माइल्ड स्टील पे माइल्ड स्टील का बना दिया, तो वो खारे पानी में वो माइल्ड स्टील कितना दिन चलेगा। ठीक है, तो मैंने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जहाज के नीचे वाला जो बेस होगा, वहाँ पे आपको स्टील की प्रोडक्ट होना चाहिए, जो नमक वाला पानी उसका कुछ ना बिगड़ पाए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के ऊपर में हमारा सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो सिलेबस में जो चीज़ पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ द फेरस मेटल। फेरस मेटल बोले तो क्या है, क्या, जिसके अंदर में लोहा है। ठीक है, जिस मटेरियल के अंदर में लोहा है उसको बोलता है फेरस मेटल। ठीक है, तो हम लोग जो फेरस मेटल कॉमनली इस्तेमाल करते हैं वह है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील। तो आज हम लोग अभी इस वीडियो में पिग आयरन को स्टार्ट करेंगे। और पिग आयरन क्या है? पिग आयरन जो पत्थर के रूप में धरती में लोहा मिलता है, कौन सा पत्थर के रूप में मिलता है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट या आयरन पाइराइटिस। ठीक है, तो ये सब पत्थरों को उठा के और उसके साथ कोक और चूना पत्थर मिला के, क्या बोला, ये आयरन और साथ में कोक और चूना पत्थर, ये तीनों को मिला के ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में डाला जाता है और उसमें आग लगा दिया जाता है। तो आग कैसे जलेगा बाबा? कोक से जलेगा आग। उसके अंदर में कोक है ना, तो उससे पिग आयरन निकाल के आएगा। तो पिग आयरन को पिग आयरन क्यों बोलता है? तो ठीक है, इसका एक नाम है घटिया किस्म की लोहा, कभी कभी इसको स्पॉन्ज आयरन भी बोलते हैं। तो ये जो है, इसके पिग आयरन के अंदर में अशुद्धियाँ इतना ज़्यादा होता है, तो और अशुद्धियाँ ज़्यादा होने के कारण इसका ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ब्रिटलनेस ज़्यादा हो जाता है तो इसको कोई एप्लीकेशन में नहीं लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं घटिया किस्म के लोहा। तो बोलोगे कि सर ये अगर घटिया किस्म का है तो हम इसको क्यों बनाएं? तो पिग आयरन की इम्पोर्टेंस ये है कि पिग आयरन अगर नहीं बनेगा तो आगे चल के हमारा कास्ट आयरन भी नहीं बनेगा, स्टील भी नहीं बनेगा और रॉट आयरन भी नहीं बनेगा। तो पिग आयरन बनाना ज़रूरी है। तो हमने देखो बातों बातों में आपको क्या सिखा दिया कि पिग आयरन कैसे बनते हैं। कोक, चूना पत्थर और आयरन ओर को मिला के कौन सा फर्नेस से बनता है? ब्लास्ट फर्नेस से बनता है। और पिग आयरन का और नाम क्या है? स्पॉन्ज आयरन, पिग आयरन और घटिया किस्म की लोहा। ठीक है, तो पिग आयरन आर यूज्ड टू मेक wrought iron, cast iron and steel. The main raw material required for the producing pig iron are iron ore,
कोक एंड चूना पत्थर और फ्लक्स। तो फ्लक्स के रूप में जो ये आयरन ओर और कोक की जो विक्रिया है इसमें मदद करेगा और उसके अंदर में जो कचरा है उसको बाहर निकल के लाएगा, ठीक है, वो है फ्लक्स। अभी फ्लक्स 2-3 टाइप का इस्तेमाल होता है, चूना पत्थर भी इस्तेमाल होता है और डोलोमाइट भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे तो द आयरन ओर की, ठीक है। ये आपको डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, आपकी बुक में है, पढ़ लीजिएगा मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आपको वो समझ में ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। Iron ore is the raw material used to make pig iron. Iron ore are rocks and minerals from which the metallic iron can be economically extracted. The ores are usually rich in iron oxide and vary in color from dark gray, bright yellow and deep purple to rusty red, ठीक है। ये सारे कलर होता है तो आयरन ओर, और मेन जो आयरन ओर अवेलेबल है इस धरती में उसकी नाम क्या है? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट एंड आयरन पाइराइटिस। मेरे साथ फिर से एक बार बोलो, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जियोथाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइटिस। ये भी कभी कभी पूछ लेता है बाबा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसीलिए बार बार याद करा रहा हूँ, ठीक है। 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। और चलो हम लोग कोक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल and as a reducing agent in the smelting iron ore in blast furnace. It is there to reduce the iron oxide in order to collect iron. ये कोक क्या होगा? आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कब करेगा? जब वो अंदर जलेगा, तो ये ऑक्साइड को साइड करेगा और आयरन को साइड करके हम निकाल लेंगे, और जो ऑक्साइड है वो फ्लक्स के साथ मिलके ऊपर स्लग के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस एक, ठीक है, ऐसे फर्नेस होता है, ऊपर से डबल डोर चार्जिंग अरेंजमेंट होता है, वहाँ से हम लोग ऑल्टरनेट लेयर में एक बार आयरन ओर उस अंदर भेजते हैं, एक बार कोक भेजते हैं और एक बार फ्लक्स भेजते हैं। फ्लक्स के रूप में चूना पत्थर को भेजते हैं ऑल्टरनेट लेयर में, और ये कंटिन्यू चलते रहता है। और उसका एक बीच वाला एरिया है जिसको बोलते हैं बॉस। बॉस में रिएक्शन होता है, और बॉस के नीचे में जो हर्थ वाला एरिया है वहाँ से ऊपर से फ्लक्स को स्लैग्स जो अशुद्धियाँ हैं मेटल के ऊपर, पिघला हुआ लोहे के ऊपर में तैरते रहता है, उसको निकाल लेते हैं, और नीचे वाला हिस्से से हम लोग पिघला हुआ लोहा को निकाल लेते हैं। और वो जो स्लग्स जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में चला जाता है सीमेंट बनने के लिए, और लोहा जो है वो पिग आयरन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अभी पिग आयरन जो है सीधा कास्ट आयरन बनने में जा सकता है, या हम लोग वहाँ पे छोटे छोटे डाइज में छोटे छोटे शेप करके उसको सॉलिड कंडीशन में लेके आते हैं, और वो बाद में इस्तेमाल होता है। और ये जो पिग आयरन मिलता है इसके अंदर में ये बबल्स मिलता है, मतलब हवा की दागी, जैसे आपकी साइकिल के सीट में होता है, स्पॉन्ज में होता है, जैसे बबल टाइप का शेप होता है, तो स्पॉन्ज आयरन भी देखने में ये तो इस प्रकार है। जो आपकी पिग आयरन है ये देखने में इस प्रकार है बोल के इसका नाम जो है स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। तो फ्लक्स भी हो गया, ठीक है। अभी ब्लास्ट फर्नेस की कंस्ट्रक्शन भी आपका बता दिया। इसका जो मेन पार्ट्स है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूछता है दैट इज थ्रोट, मतलब जो चार्जिंग अरेंजमेंट का नीचे वाला हिस्सा है, स्टॉक,
ठीक है, उसका जो मेन बॉडी है दैट इज टॉप। बॉस मतलब जहाँ की डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, नीचे वाला हिस्सा। और बॉस में जनरली आग लगने की काम होता है बॉस में, तो बॉस की टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। फिर देन हार्थ, जहाँ पे पिघला हुआ लोहा और स्लैग्स इकट्ठा होते हैं। डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म, डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म ऊपर होता है। ये डबल बेल चार्जिंग मैकेनिज्म क्या होता है, वहाँ पे ऐसे दो होता है, ये यहाँ का बीच से मटेरियल को हम इस फार्नेस के अंदर में डालते रहते हैं, ठीक है। एंड एक पार्ट होता है टायर्स। टायर्स क्या है, इससे जो गर्म गैसेस होता है, ठीक है, इसको बाहर निकाल के और कोई हीटिंग अरेंजमेंट में काम आता है। और इसके साइड में वाटर जैकेट होता है, मतलब इस फार्नेस को ठंडा रखने के लिए वाटर जैकेट होता है। अभी एक जो ब्लास्ट फार्नेस है, ये बाहरी दीवार जो है ये स्टील का बना होता है और उसके अंदर में फायर ब्रिक की लाइनिंग रहता है। फायर ब्रिक मतलब आगरोधी ईटा, ठीक है। फायर ब्रिक की लाइनिंग, ये फायर ब्रिक क्या होता है, इट इज़ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल, मतलब ताप रोधी मटेरियल। जो मटेरियल ताप को सहन कर सकता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का फायर ब्रिक अंदर होने के कारण, तो बाहर वो जो अंदर जो पिघला हुआ लोहा है वो बाहरी दीवार को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। अगर ये फायर ब्रिक नहीं रहेगा तो सारे पिघल जाएगा, वो फार्नेस ही पिघल जाएगा, ठीक है। इसीलिए अंदर फायर ब्रिक की लाइनिंग होता है। तो यहाँ पे और ब्लास्ट फार्नेस और पिग आयरन के बारे में ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, तो लीस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ यहाँ पे देखने का है, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ पिग आयरन, ठीक है। The pig iron produced by blast furnace has a relatively high carbon content around 4 to 5%, ठीक है। तो जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में पिग आयरन होता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। कार्बन का अमाउंट कितना, 4 से 5%, ठीक है। ये आपको बार बार पूछता है कि पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना होगा, दैट इज 4 to 5%। और ठीक है, इसके अंदर में इसको छोड़ के कुछ सल्फर, फास्फोरस एंड मैंगनीज होता है, जो इसको और ब्रिटल बनाता है। और हम लोग जो इससे कास्ट आयरन बनाते हैं, तो कास्ट आयरन के अंदर में ये कार्बन कंटेंट और ये जो अशुद्धियां हैं इसको शुद्ध किया जाता है। और कास्ट आयरन के अंदर में कार्बन कंटेंट कितना होता है, दैट इज 2 to 4%। तो पिग आयरन के अंदर में कितना, 4 to 5%। कास्ट आयरन के अंदर में कितना, 2 से 4%, ठीक है। उसमें है 4 से 5%, इसमें है 2 से 4% कास्ट आयरन में। तो कास्ट आयरन कौन सा फर्नेस में बनता है, दैट इज द क्यूपुला फर्नेस, ठीक है। क्यूपुला फर्नेस से कास्ट आयरन बनता है, ठीक है। तो पिग आयरन तो ना इतना ही। और क्या है कि पिग आयरन जो है, ठीक, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कास्ट आयरन स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी कोई खास मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है जिसके कारण हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। आपने जो मेरे को इतना समय दिया इसीलिए धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत।